हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जन्नत ने जितनी मासूमियत से अपनी बात कही थी, अहान उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें सच में इतनी भूख लगी है? जन्नत ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। अहान अपने आसपास देखने लगा। सामने की तरफ ही फूड काउंटर्स वगैरह लगे हुए थे और वेटर खाना सर्व भी कर रहे थे। जन्नत के हाथों में मेहंदी ऊपर कलाइयों तक लगी हुई थी और वो मेहंदी अभी तक सूखी नहीं थी। इसलिए जन्नत अपने हाथों से तो खाना खा नहीं सकती थी। जन्नत भी अहान की तरफ देख रही थी। हालांकि उसकी नज़रें अभी भी मन्नत को ढूंढ रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसकी नज़रें अहान पर भी थी। पर अचानक ही अहान वहां से चला गया तो जन्नत का चेहरा मायूस हो गया। कहीं ना कहीं उसके दिल में एक उम्मीद थी कि अहान शायद उसे खाना खिलाए, लेकिन वो जानती थी कि अहान को उसकी इतनी तो फिक्र नहीं होगी कि वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगे। वो मायूसी से एक बार फिर से अपना चेहरा इधर उधर घुमाने लगी। तभी अहान ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा। जन्नत एकदम से कांप उठी। उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो सामने अहान खड़ा था और उसके हाथों में खाने की प्लेट थी। जन्नत की आंखें बड़ी हो गई। अहान बिना उसकी तरफ देख बोला, मुझे नहीं पता तुम क्या खाना पसंद करती हो क्या नहीं। मुझे जो पसंद था मैं वो ले आया। जन्नत उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे खुद नहीं पता हान मुझे क्या पसंद था। पिछले 5 सालों से तो मेरी पसंद वही है जो आपकी है। उसकी बात सुनकर अहान ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। जन्नत भी एकदम से होश में आई। उसने बेख्याली में वो बात बोल तो दी थी, लेकिन अब उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। अहान ने तुरंत उस पर से अपनी नज़रें हटाई और सामने टेबल पर प्लेट रखी तो जन्नत अहान की तरफ देखते हुए बोली, आपने मुझे खाना लाकर तो दे दिया, लेकिन मैं खाऊंगी कैसे? मैंने आपसे कहा ना मेरे हाथों में मेहंदी। अभी वो बोल ही रही थी कि अहान ने उसे कमर से पकड़कर चेयर पर बिठा दिया तो जन्नत के तो जैसे होश ही उड़ गए। अहान भी उसके बिल्कुल सामने बैठा और अपने हाथों से निवाला बनाने लगा। जन्नत उसकी तरफ देखते हुए एकदम सवालिया एक्सप्रेशन के साथ बोली, आप मुझे अपने हाथों से खाना। अभी वो बोल ही रही थी कि अहान ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ निवाला उसके होठों से लगा दिया तो जन्नत बोलते बोलते चुप हो गई। कुछ पल वो यूं ही अहान को देखती रही और फिर अपने होठों को हल्का सा खोल वो निवाला उसने अपने होठों के अंदर ले लिया। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। अहान का उसे अपने हाथों से खाना खिलाना उसके लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। वो अहान की तरफ देखती ही रह गई और अहान उसे चुपचाप खाना खिलाता रहा। अचानक ही अहान जोरों से चिल्लाया और अपनी जगह से उठ गया। वो अपने अंगूठे की तरफ देख रहा था। वहीं जन्नत एकदम डरी सहमी उसे देख रही थी। गलती से उसने अहान के अंगूठे को अपने दांतों से काट दिया था। अहान गुस्से से देखते हुए बोला, जंगली बिल्ली हो क्या? जन्नत मासूमियत से बोली, आई एम सो सॉरी अहान, मुझे पता ही नहीं चला कब मैंने आपके अंगूठे को काट दिया, पर मुझसे गलती से हुआ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अहान गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी सिर्फ जुबान तीखी नहीं है, तुम्हारे दांत भी बहुत तीखे हैं। सच में जंगली बिल्ली हो कहीं की। जन्नत ने मायूस सा चेहरा बनाया। वो एकदम मायूसी भरी आवाज में बोली, आपको मुझे खाना नहीं खिलाना तो मत खिलाइए हान, लेकिन मैंने कहा ना मुझसे गलती से हुआ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आहान अभी भी गुस्से से उसे घूर रहा था। वो अपनी जगह से उठी और बोली, आप रहने दीजिए हान, मैं अपने हाथ साफ करके आती हूँ, उसके बाद मैं खुद खा लूंगी, आप परेशान मत होइए। ये बोलकर वो वहां से जाने लगी तो आहान ने उसके पेट पर अपना हाथ रखकर उसे रोका। जन्नत की आंखें एक बार फिर से बड़ी हो गई। उसकी पीठ आहान के सीने से लगी हुई थी।
वो कुछ बोलती उससे पहले ही अहान बिल्कुल उसके कानों के पास बोला, इतनी जल्दी क्या है अपने हाथ धोने की? मेरा नाम अपने हाथों पर लिखवाया है तो उसे थोड़ा गहरा तो होने दो। उसकी बात सुनते हुए जन्नत के रोंगटे खड़े हो रहे थे। अहान ऐसी बातें बहुत कम करता था, लेकिन जब करता था तो जिस्म से जान अलग करके रख देता था। अहान ने अब उसे अपने सामने घुमाया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, जरा मुझे भी तो दिखाओ अपने हाथ। मैं भी तो देखूं तुम्हारे हाथों पर लिखा हुआ मेरा नाम लग कैसे रहा है। ये बोलते हुए उसने जन्नत की कलाई को पकड़ा तो जन्नत कांपने लगी। हालांकि अहान ने खुद कहा था कि वो उसका नाम लिखवा सकती है। उसने तो मेहंदी वाली को अपना नाम भी बताया था, लेकिन जन्नत ने उसका नाम अहान से खावत नहीं आहू लिखवाया है। अगर ये बात अहान को पता चलेगी तो अहान कैसे रिएक्ट करेगा, ये सोचकर अब उसे डर लग रहा था। तब अहान ने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ पर लगी हुई मेहंदी देखने लगा। लेकिन तभी अचानक से पीछे से आवाज आई, अहान जरा बात सुनना। ये आवाज किसी और की नहीं, जसन की थी। अगर किसी और की आवाज होती तो शायद अहान इग्नोर भी कर देता, लेकिन जसन की आवाज सुनकर उसने तुरंत पलट कर पीछे की तरफ देखा। उसके हाथ से जन्नत का हाथ छूट गया था। जसन के साथ उसका एक बिजनेस पार्टनर भी खड़ा था। जसन अहान की तरफ देखते हुए बोला, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। एक्चुअली मिस्टर मेहरा को तुमसे कोई बात करनी है। ये बोलते हुए उन्होंने अपने साथ खड़े मिस्टर मेहरा की तरफ देखा तो अहान भी उनसे बात करने लगा। उसे दूसरी तरफ बिजी होते देख जन्नत ने राहत की एक गहरी सांस ली और तुरंत वहां से दूसरी तरफ चली गई। जसन और मिस्टर मेहरा के साथ बात खत्म होने पर अहान ने पलट कर वापिस जन्नत की तरफ देखा तो वहां पर जन्नत को ना देखकर वो हैरानी से बोला, अब ये कहाँ गई? मुझे इसे और परेशान करना था, तभी तो इसने जानबूझकर जरूर मेरे हाथ को काटा होगा, जंगली बिल्ली कहीं की। ये बोलते हुए वो अपनी उंगली की तरफ देख रहा था, जहां पर जन्नत के दांत का निशान साफ दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे मेहमान वापिस जाने लगे थे और जश्न, अति, आरजू और तक्षक तो वहां से जा भी चुके थे। अक्सर और प्याली अपनी गाड़ी में थे। हालांकि प्याली अक्सर के साथ नहीं बोल रही थी और अक्सर भी प्याली के साथ कोई बात नहीं कर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ अहान जन्नत को ढूंढ रहा था, लेकिन डर के मारे अब जन्नत अहान के सामने भी नहीं जा पा रही थी। तभी उसे मन्नत दिखाई दी। वो तुरंत मन्नत के पास आई और उसे देखते हुए बोली, मम्मा, क्या आज मैं आपके साथ ठाकुर मैंशन चलूं? मेरा आपके साथ रहने का मन कर रहा है। तभी वहां पर अहान की आवाज गूंजी, क्यों, कल तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? और वैसे भी मुझे मॉम ने कहा है कि तुम्हें सेफली घर पर लेकर आऊं, तो तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मुझे मेरी स्नोफ्लेक के ऑर्डर तो कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। ये बोलते हुए अहान जन्नत के सामने आकर खड़ा हुआ। जन्नत के चेहरे का रंग उड़ गया। मन्नत मुस्कुराई और बोली, हाँ जन्नत, तुम्हें कल कॉलेज भी तो जाना होगा ना। तुम्हारी सारी बुक्स अब शेखावत मेंशन में है, तो अगर तुम ठाकुर मेंशन आओगी तो तुम्हें कल सुबह अपनी बुक्स लेने वापस शेखावत मेंशन जाना पड़ेगा। और फिर सिर्फ सोने की ही तो बात है। इतना थकी हुई हो, जाकर सिर्फ सोना ही तो है। मन्नत मुंह बनाते हुए बोली, क्या आप नहीं चाहती मैं ठाकुर मेंशन रहूं? जन्नत तुरंत बोली, ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही बोल। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अहान ने जन्नत की कलाई को पकड़ा और बोला, आप लोगों को जो बात करनी है फोन पर कर लेना, मुझे देरी हो रही है। ये बोलकर उसने जन्नत को अपने साथ लेकर जाना भी शुरू कर दिया और मन्नत उनकी तरफ देखती ही रह गई। अहान का गुस्से वाला बिहेवियर तो वो पहले भी बहुत अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन अब जिस तरह से अहान उसे अपने साथ लेकर गया था वो सच में बहुत अलग था। वहीं जन्नत तो बस मन ही मन दुआ कर रही थी कि किसी तरह अहान मेहंदी के बारे में सब कुछ भूल जाए। वहीं दूसरी तरफ रेयान और अमानत अपने कमरे में थे। अभी अभी रेयान अमानत को अपने साथ कमरे में लेकर आया था। अमानत के चेहरे को देखकर ही पता चल रहा था
कि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी है। उसने अमानत को बेड पर बिठाया और क्लोजेट में से उसके कपड़े निकालने लगा। उसके कपड़े लेकर बेड की तरफ आया और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, जाओ जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो। अमानत ने उसकी तरफ देखते हुए अपने हाथों को आगे बढ़ाया। उसके हाथ पूरी तरह मेहंदी से भरे हुए थे। ना सिर्फ हथेलियां और कलाइयों पर, बल्कि ऊपर कोहनी तक मेहंदी का डिजाइन लगा हुआ था। रेयान हैरानी से बोला, अब तुम अपने कपड़े कैसे चेंज करोगी? अमानत उसे सूनी सी नजरों से देखने लगी। उसे खुद नहीं पता था कि वो कपड़े चेंज कैसे करेगी। रेयान कुछ सोचते हुए बोला, तुम ऐसा करो, थोड़ी देर वेट करो, मैं जाकर दादी को बोल कर आता हूँ, वो तुम्हारी हेल्प कर देंगी। अमानत ने तुरंत उसे रोका और बोली, नहीं रेयान, प्लीज तुम उन्हें कुछ मत कहना। उन्हें परेशान करना मुझे सही नहीं लग रहा। रेयान उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो तुम चेंज कैसे करोगी ट्रेजर? तुम इन कपड़ों में नहीं सो सकती। कितने हैवी कपड़े हैं और तुम्हारा लहंगा भी कितना ज़्यादा टाइट है। तुम्हारा टमी पेन करेगी और बेबी को भी प्रॉब्लम होगी। अमानत मायूसी से बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं मैनेज कर लूँगी। तुम बस ये कपड़े ड्रेसिंग रूम में रख दो। रेयान उसकी तरफ देखते हुए बोला, आर यू सीरियस? तुम्हें लगता है कि तुम मैनेज कर सकती हो? तुमसे नहीं होगा अमानत। मैं जानता हूँ, मेरी बात मानो। मुझे नीचे से किसी को बुला लेने दो। अगर तुम दादी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती तो किसी सर्वेंट की हेल्प। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अमानत बोली, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो रेयान? मैं ऐसे कैसे किसी सर्वेंट की हेल्प ले सकती हूँ? नहीं, मुझे किसी सर्वेंट की हेल्प नहीं चाहिए। मैं कर लूँगी चेंज। तुम प्लीज़ वो कपड़े ड्रेसिंग रूम में रख दो। अगर तुम नहीं रखने जा सकते तो मैं खुद मैनेज कर लेती हूँ। ये बोलकर उन कपड़ों की तरफ अपने हाथ बढ़ाने लगी तो रेयान ने तुरंत उन कपड़ों को उठाया और ड्रेसिंग रूम की तरफ चल दिया। अमानत को बहुत अजीब सा लग रहा था। कहने को वो और रेयान पति पत्नी थे। दोनों की शादी चाहे किसी भी हालात में हुई, लेकिन अब तो दोनों दोबारा शादी कर रहे थे। लेकिन उन दोनों में इतनी झिझक थी कि रेयान उसके कपड़े चेंज करवाने में उसकी हेल्प तक नहीं कर सकता था। वो ड्रेसिंग रूम में आई तो रेयान वहां से बाहर की तरफ जा रहा था। उसने कपड़े अंदर रख दिए थे। अमानत ने अपने हाथों की तरफ देखा। उसकी मेहंदी सूख चुकी थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो कपड़े बदल पाए। पर अब उसे भी इन कपड़ों में रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने अपना हाथ अपनी गर्दन पर पीछे की तरफ बढ़ाया। उसे अपने ब्लाउज की डोरियां खोलनी थी, लेकिन उसका हाथ उन डोरियों तक पहुंच ही नहीं रहा था। वो लगातार कोशिश करती रही तो अचानक उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल गई। उसकी कलाई में दर्द होने लगा था। वो फ्रस्ट्रेटेड सी हो चुकी थी। तभी कर्टन हटाकर जल्दी से रेयान अंदर आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर अमानत के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। अमानत मुंह बनाते हुए बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। रेयान तुरंत बोला, क्या हुआ? ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? प्रेगनेंसी की वजह से अमानत के मूड स्विंग्स बहुत होते थे और वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती थी। तो वो थोड़ा गुस्से से ही बोली, मैंने कहा ना रेयान, कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ यहाँ से। ये बोलकर वो एक बार फिर से अपना हाथ अपनी कमर पर लेकर जाने लगी। उसके चेहरे पर ही उसकी फ्रस्ट्रेशन झलकने लगी थी। तभी रेयान उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं हेल्प करूं तुम्हारी? अमानत अब और भी ज़्यादा गुस्से से बोली, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हेल्प। जाओ जाकर उसकी हेल्प करो जिससे प्यार करते हो। मेरी हेल्प करने में भी तुम्हें इतनी झिझक हो रही है, पर बीवी हूं तुम्हारी रेयान। आई नो, हम दोनों के बीच वो रिलेशन नहीं हो सकता जो एक पति पत्नी के बीच होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम दोनों। ये बोलते बोलते वो अचानक से रुक गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है, लेकिन अब तो उसे जो बोलना था वो बोल चुकी थी। वहीं रेयान उसकी तरफ देखता ही रह गया। अमानत की बातों से उसे इतना तो समझ आ चुका था कि अमानत उससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही।
लेकिन एक नॉर्मल रिलेशन की उम्मीद तो उसे है, पर रेयान उसे वो भी नहीं दे पा रहा था। अमानत के करीब जाने का सोचकर ही उसे कुछ होने लगता, लेकिन एक गहरी सांस लेकर वो अमानत के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसे अपने पीछे खड़े होते देख अमानत एकदम हैरान रह गई। रेयान ने अपना हाथ अमानत की गर्दन पर रखा तो अमानत कांप उठी। उसने अपने लहंगे को कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया था। रेयान की उंगलियां अमानत की पीठ पर चल रही थी और वो उसके ब्लाउज की डोरियों को खोल रहा था। अमानत को अपना ब्लाउज ढीला होता हुआ महसूस हुआ तो उसने अपनी कलाइयां आगे की तरफ कर दी, जिससे वो ब्लाउज उसके जिस्म से सरक कर नीचे की तरफ गिर गया। तभी रेयान ने उसे शर्ट पहनाई। अमानत ने इनरवेयर पहने हुए थे और रेयान के सामने खुद को ऐसा महसूस कर रही थी, उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। एक अजीब सी सिहरन उसे अपने बदन में महसूस हो रही थी। ऐसा तो उसे कभी भी फील नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। रेयान ने उसे वो शर्ट पहनाई और उसके पीछे खड़े होकर ही आगे से उसकी शर्ट के बटन बंद करने लगा। जैसे ही अमानत को रेयान की उंगली अपने पेट पर महसूस हुई तो वो तुरंत रेयान की तरफ पलट गई। उसने खुद को संभाला ही नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने रेयान के चेहरे की तरफ देखा, उसका दिल धक सा रह गया। रेयान की आंखें बंद थी और उन बंद आंखों को देखकर उसे अपने दिल में तकलीफ सी महसूस होने लगी। हालांकि वो रेयान से प्यार नहीं करती थी, बस इस शादी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन रेयान की इस हरकत से उसे ऐसा लगा जैसे वो चाहे कितनी मर्जी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो इस शादी में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। कभी रेयान और उसके बीच कुछ हो ही नहीं पाएगा। शादी से पहले रेयान उसका दोस्त था। बेझिझक उन दोनों के बीच हर एक तरह की बात भी होती थी और कई बार तो रेयान ने उसकी ऐसी हेल्प की थी जो किसी लड़की के लिए किसी लड़के से लेना बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो सकता है। कई बार रेयान उसके करीब आया था, भले ही वो वक्त की ज़रूरत हो या फिर अमानत की मजबूरी, लेकिन रेयान और उसके बीच कोई झिझक नहीं थी। लेकिन अब तो रेयान उसका पति था। अपनी ही पत्नी के कपड़े बदलते वक्त एक पति की आंखें बंद होना एक पत्नी को कितनी तकलीफ देता है, इस वक्त अमानत महसूस कर रही थी। भले ही उसके और रेयान के बीच पहले दोस्ती थी, लेकिन अब अमानत एक पत्नी की तरह कुछ चीज़ महसूस भी करने लगी थी और उसके दिल में एक पत्नी की फीलिंग आती भी जा रही थी, जिसे वो रोक नहीं पा रही थी। अमानत रेयान की तरफ घूम चुकी थी, लेकिन रेयान को पता तक नहीं था कि अमानत उसे देख रही है। रेयान ने अब उसके लहंगे की डोरियों पर अपनी उंगलियां रखी और बिना अमानत को देखकर ही उसने वो लहंगा भी उतार दिया और अमानत को कपड़े पहनाने के लिए नीचे की तरफ झुका। अमानत ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखों से आंसुओं की बूंदें सीधा रेयान के हाथ पर गिरी तो रेयान को थोड़ा अजीब लगा। वो तुरंत ऊपर की तरफ उठा और आंखें खोलकर अमानत की तरफ देखने लगा। उसने अमानत को पूरे कपड़े पहना दिए थे, इसलिए अब उसे आंखें खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अमानत की आंखों में आंसू देखकर वो एकदम परेशान हो उठा और बोला, तुम रो क्यों रही हो? अमानत कुछ पल उसे यूं ही देखती रही। रेयान एक बार फिर से बोला, बताओ ना ट्रेजर, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? तबीयत सही नहीं है क्या? कुछ चाहिए? कोई प्रॉब्लम हो रही है? कहीं दर्द हो रहा है? मुझे बताओ। अमानत उसकी तरफ देखकर धीमे से बोली, हाँ, दर्द हो रहा है। रेयान तुरंत बोला, कहाँ? बताओ मुझे, कहाँ दर्द हो रहा है? पेट पेट में तो दर्द नहीं हो रहा ना? ये बोलते हुए उसने अपना हाथ अमानत के पेट पर रख दिया। अमानत मन ही मन बोली, ये कैसी शादी है रेयान, जहाँ पर तुम मेरे बच्चे के बाप तो बन गए, लेकिन मेरे पति नहीं बन पाए और शायद कभी बन भी नहीं पाओगे। जानती हूँ क्यों? अभी भी उस लड़की की यादों में कैद हो। तुम अभी भी उस लड़की से प्यार करते हो, वरना तुम तो ऐसे हो ही नहीं कि तुम्हारी तरफ कोई अपना एक कदम बढ़ाए और तुम उस इंसान की तरफ अपने दो कदम ना बढ़ाओ।
तुम ऐसे नहीं, और यहाँ ज़रूर वो लड़की तुम्हें वापस अपनी तरफ खींच रही है। कहीं कहीं तुम उस लड़की से बात बात तो नहीं करते? ये सोचते हुए अमानत के दिल का डर उसके चेहरे पर दिखाई देने लगा था। अमानत के एक्सप्रेशन देखकर रेयान तुरंत बोला, क्या हुआ तुम्हें अमानत? मुझे बताओ तो सही ना, आखिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे बताओ, कहाँ दर्द हो रहा है? दवा दूं क्या? डॉक्टर ने जो तुम्हें दर्द के लिए मेडिसिन दी थी, उसकी ज़रूरत है क्या? अमानत अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मुझे किसी दवा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शायद तुम्हें किसी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। रेयान हैरानी से बोला, मतलब? अमानत मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है रेयान, मुझे सोना है। रेयान तुरंत बोला, ऐसे कैसे सोना है? अभी तुमने दूध भी नहीं पिया। पहले दूध पियोगी, उसके बाद सो जाना। मैं कुछ नहीं कहूँगा तुमसे। अमानत वहाँ से जाते हुए बोली, आज मेरा दूध पीने का मन नहीं है रेयान, और प्लीज़ जिद मत करना। अगर मेरा मन होता तो मैं पी लेती, लेकिन प्लीज़ आज कोई ज़बरदस्ती मत करो। उसकी बात सुनकर रेयान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अमानत की डाइट उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, लेकिन जिस तरह से अमानत कह रही थी, उसे भी अमानत के साथ ज़बरदस्ती करना सही नहीं लगा, क्योंकि अमानत ने खाना अच्छे से खाया था, वो भी रेयान ने उसे अपने हाथों से खिलाया था। अमानत जाकर चुपचाप बेड पर लेट गई, और रेयान भी उसे देखते हुए बेड पर आया और उसकी बगल में लेट गया। लेकिन इतनी तो उन दोनों के बिस्तर में दूरियां नहीं थी जितनी दिलों में थी, और ये सब चीज़ महसूस करते हुए अमानत की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने खुद से कहा था रेयान से कि उसे दूध नहीं पीना, लेकिन रेयान को चुपचाप उसकी बात मानते देख अब उसे तकलीफ हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे रेयान को उसकी फिक्र ना हो। वहीं दूसरी तरफ रेयान ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन अपनी आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने जन्नत का चेहरा घूमने लगा। जब आज उसने जन्नत को देखा था, तो वो नज़ारा उसकी आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा था। उसकी आंखों में नमी आने लगी, और आज वो अपने दिल को रोक नहीं पाया, और आंखों की जगह दिल रोने लगा। जब आंखों के किनारों से आंसू नीचे तकिए की तरफ गिरने लगे, तो उसने अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया। वहीं दूसरी तरफ अमानत को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसने भले ही रेयान से कह दिया कि उसे नींद आई है, लेकिन अब उसका मन कर रहा था कि रेयान से खूब लड़ाई करे, उससे पूछे कि आखिर वो चाहता क्या है। इसलिए उसने करवट ली। रेयान जो जन्नत की यादों में इतना ज़्यादा खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कब अमानत ने उसकी तरफ करवट ली, और उसकी आंखों को देखकर एकदम सहम गई। वो यूं ही अपनी आंखें बंद किए लेटा रहा, और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। अमानत उन आंखों को देखकर कांप उठी। उसका दिल जैसे धड़कने से इनकार कर रहा हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने आज तक जो प्यार किया है, वो तो कुछ भी नहीं था। रेयान एक शादी में होने के बावजूद भी उस लड़की के लिए रो रहा था। ये सब महसूस कर उसे अपना प्यार बिल्कुल छोटा महसूस हो रहा था। उसने दोबारा करवट ली, और अब उसकी आंखों से आंसू और भी ज्यादा तेजी से बहने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ जन्नत और अहान दोनों गाड़ी में थे, और अहान जन्नत की तरफ देख रहा था, जबकि जन्नत चुपचाप गाड़ी से बाहर की तरफ देख रही थी। वो अहान की तरफ देख भी नहीं रही थी, ताकि अहान उसे अपनी मेहंदी वाले हाथ आगे करने के लिए ना बोल दे। उसने अपने हाथों की भी मुट्ठियां बनाई हुई थी। अहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, बाहर मौसम कितना अच्छा है ना? जन्नत जो बाहर की तरफ देख रही थी, और उसे बाहर बिजली चमकती हुई और बादल गरजते हुए महसूस हो रहे थे, वो तुरंत बोली, नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। अहान तुरंत मुस्कुराया और बोला, अच्छा, तुम्हें बाहर के मौसम का पता नहीं चल रहा क्या? ऐसा करते हैं, तुम्हें बाहर का मौसम महसूस करवाते हैं। ये बोलते हुए उसने अचानक ही गाड़ी सड़क के एक तरफ रोक दी, और फिर जन्नत ने तुरंत पलट कर अहान की तरफ देखा।
उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उसे कोई सदमा लगा हो। अहान गाड़ी से बाहर निकला और उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बोला, आओ, तुम्हें बाहर का मौसम चेक करवाना है। जन्नत तुरंत बोली, बाहर का मौसम चेक करके क्या ही करेंगे अहान, घर पर चलते हैं। घर पर एसी भी है, ठंडी ठंडी कूलिंग में सो जाएंगे तो सारी थकावट उतर जाएगी। अहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, डोंट वरी मिस हेवन, तुम्हारी थकावट मैं यहाँ पर भी उतार सकता हूँ। अब जल्दी से बाहर आओ। ये बोलते हुए उसका लहजा बेहद सर्द हो गया तो जन्नत का चेहरा मायूस हो गया। वो गाड़ी से बाहर निकली। अहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, आओ आओ आगे आओ। ये बोलते हुए वो आगे की तरफ बढ़ गया और गाड़ी के बोनट से लगकर खड़ा हो गया। जन्नत उसे देखकर मुंह बनाते हुए बोली, खुद तो सारा दिन गुस्से से उबलते रहते हैं और इन्हें ठंडा मौसम का मजा लेना है। कहीं ऐसा ना हो ये गरम सर्द मेरा बुखार बन जाए। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। कांपते हुए वो अहान के साथ आकर खड़ी हुई और एक बार फिर से धीमे से बोली, प्लीज अहान घर पर चलिए। अभी वो बोल ही रही थी कि अहान उसके तरफ देखते हुए बोला, जरा अपने हाथ आगे करना। जन्नत का चेहरा ऐसे हो गया जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो। वो तुरंत बोली, क्यों क्यों मेरे हाथों पर क्या लगा है जो आपको देखना है? मैं सोच रही थी कि हम घर चलते हैं। यहाँ पर मुझे डर लग रहा है, अगर कोई डायनासोर आ गया तो। ये बोलते हुए वो गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी तो अहान ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक कर बोला, फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें मैं ही डायनासोर नजर आ रहा हूँ, है ना? जन्नत ने अपना सिर हाँ में हिलाया। अहान तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, अपना दूसरा हाथ भी आगे करो। ये बोलते हुए उसने जन्नत के उस हाथ की तरफ देखा जो हान के हाथ में ही था। जन्नत ने डर से कांपते हुए अपना दूसरा हाथ भी अहान के आगे कर दिया और मन ही मन बोली, आलतू जलालतू, गुस्सा ना आए फालतू। बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अहान ने जैसे ही उसके हाथों को मिलाया तो उसके वो गोरे से हाथ बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए थे और उन हाथों में लकीरों का एक चांद बन रहा था और उस चांद पर ऐसा लग रहा था जैसे दो सितारे बने हुए थे। जन्नत और अहान का नाम आहू और जानू। उन नामों को देखकर अहान की भौहें तन गई। वो सर्द नज़रों से जन्नत के हाथों की तरफ देखता रहा। जन्नत अपनी आंखें बंद किए बोली, आई एम सो सॉरी, आपने अपना नाम अहान शेखावत लिखने के लिए कहा था लेकिन मैंने गलती से ये नाम लिखवा दिया। मेरा मतलब है गलती से नहीं लिखवाया। वो आपका नाम बहुत बड़ा था ना अहान शेखावत, तो ये छोटा लग रहा था इसलिए मेहंदी वाली ने ये वाला। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और सामने अहान की तरफ देखने लगी जिसने उसके हाथों को बिल्कुल अपने चेहरे के करीब किया हुआ था और उसके हाथों को चूम रहा था और चूम रहा था वो जानू नाम को। जन्नत का दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसे अहान के हार्ड लिप्स अपने सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों पर महसूस हो रहे थे और इस वक्त दिल का जो हाल था वो तो एकदम जान निकालने वाला था। अहान बड़े ही प्यार से उस जानू शब्द को चूम रहा था और साथ ही साथ उसकी नज़रें जन्नत के चेहरे की तरफ उठी हुई थी। उसकी नज़रों की तपिश जन्नत बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अगले ही पल अहान ने जन्नत को अपनी तरफ खींचा और बोला, वैसे तुम्हें नहीं लगता जानू और आहू एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे लगते हैं? उसकी बात सुनकर तो जैसे जन्नत के होश ही उड़ गए। वो हैरानी से अहान को देखने लगी। अहान उसकी तरफ देखकर बड़ी सेडक्टिव वॉइस में बोला, जैसे दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। जन्नत कांपती आवाज में बोली, आप मजाक कर रहे हैं ना? अहान थोड़े सर्द लहजे में बोला,
तुम्हारी बातें तुम्हें बहुत ज़्यादा सीरियस लगती हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातों को लोगों को सीरियस लेना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, लेकिन सामने वाले की बातें तुम्हें मजाक क्यों लगती हैं? जन्नत मुंह बनाते हुए बोली, क्योंकि कभी आप ऐसी बातें नहीं करते। ऐसी बातें तो आप मेरे ख्वाबों में करते हैं। अहान तुरंत बोला, तुम मेरे ख्वाब भी देखती हो? जन्नत भी बेख्याली में बोली, बहुत ज़्यादा देखी थी, अभी भी देखती हूँ। सच्चाई में तो हम दोनों के बीच कुछ होता ही नहीं है, लेकिन मेरे सपनों में तो आप मेरे साथ बहुत कुछ करते हो। अहान शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, क्या करता हूँ मैं तुम्हारे सपनों में तुम्हारे साथ? जन्नत के रोंगटे खड़े होने लगे। जो अहान उसके साथ उसके सपनों में करता है, वो सोचकर ही उसके माथे पर पसीना आने लगा था। अहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, बताओ ना, क्या करता हूँ मैं तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हारे साथ? ये बोलते हुए वो अपना हाथ जन्नत की पीठ पर ले गया तो जन्नत सिहरने लगी। वो धीमे से बोली, प्लीज़ अहान, घर चलिए ना। अभी वो बोल ही रही थी कि अहान अब बोनेट से हटकर आगे की तरफ हुआ और अगले ही पल उसने जन्नत को घुमाकर बोनेट से लगाया और नीचे की तरफ झुकाना शुरू कर दिया। जन्नत की आंखें हैरत में फैल गईं। वो एकटक अहान की तरफ देखे जा रही थी, जो उसके साथ ही नीचे की तरफ झुक रहा था। जब जन्नत की कमर बिल्कुल बोनट से लग गई तो अहान भी अपने दोनों हाथ रखकर जन्नत के ऊपर झुककर बोला, अब बताओ, क्या करता हूँ तुम्हारे सपनों में तुम्हारे साथ? तुम्हें किस करता हूँ? जन्नत की सांसें गहरी होने लगी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अहान उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, जो चीज़ सपने में होती है, क्यों ना अब हकीकत में की जाए? ये बोलते हुए उसके होठों पर पूरी तरह से झुका और उसे किस करने लगा। जन्नत ने अपने दोनों हाथ अहान के कंधे पर रख दिए। बीच सड़क में वो गाड़ी के बोनट पर लेटी हुई थी और अहान उसके ऊपर झुककर उसके होठों को बेतहाशा किस किए जा रहा था। अहान बेहद सॉफ्टली उसे किस करता रहा। कभी उसके लिप्स जन्नत के अपर लिप को अपने होठों में दबाते तो कभी लोअर लिप को भी वो बेहद डीपली किस करता। तो कभी थोड़ा रफ हो जाता, कभी वाइल्ड हो जाता, तो कभी बहुत सॉफ्ट हो जाता। जन्नत बस पूरी तरह से खुद को उसे सौंप कर उसके होठों को अपने होठों पर चलता हुआ महसूस कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे वो भी उसे रिस्पॉन्स देने लगी तो दोनों की ही किस और भी ज़्यादा इंटेंस होने लगी। सड़क पर जो इक्का दुक्का गाड़ियां जा रही थी, उनकी फिक्र किए बिना दोनों तकरीबन पूरे 10 मिनट यूं ही एक दूसरे को किस करते रहे और फिर अहान ने जन्नत के होठों को छोड़कर एक बार फिर से उसके चेहरे को देखा और बोला, किसके अलावा और क्या करता हूँ मैं तुम्हारे सपनों में? जन्नत एक बार फिर से एकटक उसकी तरफ देखती रही तो इस बार अहान की नज़रें उसकी गर्दन पर आ गईं। मुंबई हाईवे पर अहान की गाड़ी खड़ी थी और गाड़ी के बोनट पर जन्नत लेटी हुई थी, जिस पर अहान पूरी तरह से झुका हुआ था और उसकी नज़रें इस वक्त जन्नत की गर्दन पर थी। जन्नत भी एकटक उसकी तरफ देखे जा रही थी। अहान ने जो सवाल अभी अभी उसे पूछा था, उसका जवाब देते वक्त उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि जो जवाब वो देने वाली थी वो तो पता नहीं वो दे पाती या नहीं, लेकिन अहान ना जाने क्या क्या सोचे जा रहा था। अहान उसकी गर्दन की तरफ देखते हुए बोला, यही सपने आते हैं ना तुम्हें मेरे? जन्नत के होंठ और भी ज़्यादा फड़फड़ाने लगे। उसके लाल सुर्ख होठों पर तो अहान ने अभी अभी अपना कहर छोड़ा था और अब उसकी नज़रें जन्नत की गर्दन पर इस तरह थी जैसे वो इस सुराही सी गर्दन को अब अपना शिकार बनाने ही वाला है। उसने जन्नत की गर्दन पर अपने होंठ रखे और उसे हल्का हल्का किस करने लगा। कब वो यूं ही उसे सॉफ्ट किस करता हुआ उसे लव बाइट देने लगा, ना अहान को पता चला और ना ही जन्नत को। लेकिन जन्नत की सिसकियां तेज हो चुकी थी। सड़क के किनारे पर जन्नत की मदहोशी भरी आवाज़ गूंज रही थी
और अहान अब एक बार फिर से उस पर कहर बरसाने लगा था। जन्नत की पूरी गर्दन लाल होने लगी थी और अहान के हाथ उसकी कमर पर और उसके पेट पर चलने लगे थे। अहान उसकी गर्दन पर किस करते हुए उसके सीने की तरफ जाने लगा, तो जन्नत ने तुरंत उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और फड़फड़ाते हुए होठों के साथ बोली, हम बाहर सड़क पर हैं अहान, प्लीज़ प्लीज़ ये सब मत कीजिए। जन्नत की वो आवाज़ सुनकर अहान और भी ज़्यादा मदहोश होने लगा। उसने ज़ोर से जन्नत के सीने पर लव बाइट दिया और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन मेरा तो तुम्हारे सपने पूरे करने का मन है। जो ख्वाब तुम देखती हो उन सबको हकीकत बनाने का मन है। जो मैं तुम्हारे सपनों में करता हूँ वो हकीकत में करने का मन है। जन्नत उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरे सपने में आप ये सब नहीं करते हो मेरे साथ। उसकी बात सुनकर अहान के होश उड़ गए। वो पूरी तरह से मदहोशी में डूबा हुआ था और जन्नत की बात सुनकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर की तरफ खींच लिया हो। जन्नत उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं मैथ में बहुत ज़्यादा वीक हूँ और आप मैथ में बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। मुझे सपने आते थे कि हमारी वेडिंग नाइट पर आपको पता चला कि मैं पढ़ाई में बहुत नालायक हूँ, तो आपने डंडा लेकर मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया। उसका सपना सुनकर अहान हैरानी से बोला, व्हाट? ये बोलते हुए वो ऊपर की तरफ उठा। जन्नत भी तुरंत बोनट से उठी और उसकी तरफ देखते हुए अपना सिर हाँ में हिलाकर बोली, हाँ हाँ, मुझे यही सपना आता था और कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे स्कूल में टीचर मेरी छुट्टी बंद कर देती थी, वैसे आप मुझे रूम में बंद करके पढ़ा रहे हों। हम दोनों रूम में और आपके गुस्से भरी नज़रें मुझ पर। मुझे आपसे प्यार का पाठ पढ़ना था, लेकिन आप हो कि मुझे मैथ के टेबल पढ़ाने पर लगे हो। अहान लगभग से चिल्लाते हुए बोला, व्हाट द फक। जन्नत उसकी तरफ देखती ही रह गई। अहान गुस्से से बोला, ऐसे सपने कौन देखता है? जन्नत मायूसी से बोली, मैं क्या करूं अहान, मुझे सपने ही ऐसे आते थे क्योंकि आप बहुत गुस्से वाले हैं ना। आप बहुत सीरियस टाइप के हैं, लेकिन मुझे सपने भी ऐसे ही आते थे। अहान गुस्से से बोला, मैं सीरियल टाइप का हूँ? जन्नत ने तुरंत अपना सिर ना में हिलाया और बोली, नहीं, सीरियल टाइप के वैसे वाले नहीं, थोड़े कम वाले, मतलब थोड़े गुस्से वाले। आप समझ रहे हैं ना मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ? अहान उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए बोला, मैं बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ तुम मुझे क्या कहना चाहती हो। मेरे मूड की ऐसी तैसी कर दी अब तुमने। जाओ जाकर गाड़ी में बैठो। जन्नत उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको गुस्सा आ रहा है मुझ पर? अहान मुंह बनाते हुए बोला, जा रही हो गाड़ी में या नहीं? जन्नत मायूसी से बोली, गाड़ी में तो जाकर मैं बैठ जाऊंगी, लेकिन बता तो दीजिए, आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा है क्या? मैं मानती हूँ मैं थोड़ी बेवकूफ़ी हूँ जो ऐसे सपने देखती थी, लेकिन आपने कभी प्यार तो मुझे किया ही नहीं जो मुझे कभी आपके प्यार भरे सपने आए। आप तो जब भी मुझसे मिलते थे मुझे डांटते रहते थे। आपको पता है मैं आपको कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन आपकी डांट याद कर कर के मैं पूरी पूरी रात रोती रहती थी कि आपने मुझे डांटा क्यों, वो भी बिना किसी गलती के। सच में मुझे आप पर गुस्सा भी आता था, लेकिन प्यार भी इतना आता है कि आपको कुछ बोल भी नहीं पाती थी। और अब भी आप मुझे कहाँ की प्यार करते हैं, सारा दिन मुझे डांटते रहते हैं, तो अभी कहाँ मुझे प्यार वाले सपने आएंगे। अहान अब एकटक उसे देखे जा रहा था। उसकी बातें सुनकर उसके दिल में एक बार फिर से हलचल होने लगी थी। जन्नत उसके करीब आई और बोली, लेकिन आपको एक सच बताऊं? अहान ने इशारे से कहा, हाँ। जन्नत बिल्कुल धीमे से बोली, वैसे जो आप कर रहे थे ना, सपने तो वो भी आते थे,
और इससे भी आगे वाले भी आते थे। उसकी बात सुनकर अब अहान की आंखें बड़ी हो गई। जन्नत तुरंत बोली, मुझे गलत मत समझना, मैं गलत लड़की नहीं हूँ, पर पता नहीं क्यों सपने आते थे। अब मैं जाती हूँ गाड़ी में, जब आपका गुस्सा शांत हो जाए तो आ जाइएगा। ये बोलकर वो तुरंत गाड़ी की तरफ भाग गई और अहान उसकी तरफ देखता रहा। जन्नत की बेवकूफ़ी और मासूमियत भरी बातों का मिक्सर जो जन्नत ने अभी अभी उसे दिया था, उसने सच में अहान के दिल में बड़ी ही हलचल सी कर दी थी। गाड़ी में बैठी जन्नत अहान की तरफ देख रही थी और अहान सड़क के किनारे पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। उसे सिगरेट पीते हुए देख जन्नत को उस पर गुस्सा आ रहा था। उसे अहान की ये वाली आदतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। पर अगर फिलहाल वो कुछ बोलती तो अभी तक तो अहान ने उसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब तो पक्का उसका मर्डर ही हो जाता। वो चुपचाप गाड़ी में बैठी रही और कुछ देर बाद अहान भी गाड़ी में आया और गाड़ी में बैठते ही उसने गाड़ी में रखी हुई वाटर बोतल उठाई और उससे पानी पीने लगा। जन्नत एकटक उसकी तरफ देख रही थी और इस वक्त अहान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। अहान का पूरा ध्यान पानी पीने में था, लेकिन जब बोतल बंद करते वक्त उसने जन्नत की तरफ हल्की सी नज़र डाली तो जन्नत को सेलेक्टिव नज़रों से उसे देखते हुए अहान के चेहरे पर भी शरारती मुस्कुराहट तैरने लगी। वो जन्नत की तरफ देखते हुए बोला, मुझे किस करने का मन कर रहा है क्या? जन्नत ख्यालों में खोई हुई बोली, हाँ, बहुत ज़्यादा। अहान ने अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया और उसके ऊपर झुककर बोला, तो करो ना। जन्नत भी बोली, पक्का? आप डांटेंगे तो नहीं? अहान ने अपना सिर ना में हिलाया। जन्नत उसके और ज़्यादा करीब हुई और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसके होठों पर अपने होठ रख उसे बेहद पैशनेटली किस करने लगी। जन्नत ने एक बार पहले भी उसे यूं ही किस किया हुआ था, लेकिन उस वक्त अहान बहुत ज़्यादा गुस्से में था। पर आज अहान बिल्कुल नॉर्मल था। वो पूरी तरह से जन्नत के सॉफ्ट लिप्स को अपने हार्ड लिप्स पर फील कर रहा था और जन्नत भी बड़े ही प्यार से उसे किस कर रही थी, बिल्कुल किसी छोटे बच्चों की तरह। जब जन्नत की किस एक इंटेंसिटी तक लिमिटेड रही तो अहान ने खुद उसके हाथों को पकड़ा और एक बार फिर से उसे किस करने लगा। दोनों एक बार फिर से यूं ही एक दूसरे को किस करते रहे और जब जन्नत की सांसें फूलने लगी तो अहान ने उसके होठों को छोड़ा और बोला, अब मन भरा या नहीं? उसके सवाल से जन्नत एकदम होश में आई और अब उसे समझ में आया कि वो क्या कर रही थी। उसने तुरंत अपना चेहरा घुमाया और नज़रें इधर उधर चुराने लगी तो अहान मुस्कुराया और बोला, वैसे किस नहीं करनी आती तुम्हें? जन्नत की जैसे सांस ही रुक गई। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि अहान की तरफ देख सके। अहान गाड़ी आगे बढ़ाते हुए बोला, डोंट वरी, अच्छे से सिखा दूंगा मैं तुम्हें किस करना भी और वाइल्ड होना भी। बोलते हुए उसने जन्नत के होठों की लिपस्टिक अपने होठों से साफ की और जन्नत को मदहोशी भरी नज़रों से देखने लगा। मिरर में जन्नत अहान की तरफ ही देख रही थी और उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। अहान और जन्नत दोनों शेखावत मैंशन पहुँचे और जन्नत आते ही क्लोजेट से अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। अहान ने भी अपने कपड़े चेंज किए और जन्नत का इंतज़ार करने लगा, लेकिन तभी उसका फ़ोन बजने लगा तो कॉल रिसीव करने के लिए वो रूम से बाहर की तरफ चला गया। तकरीबन 10 मिनट बाद वो अपने कमरे में वापस आया तो देखा जन्नत चुपचाप बेड पर सोई हुई थी। उसे सोते हुए देख अहान के सारे अरमानों पर पानी फिर चुका था जो वो गाड़ी ड्राइव करते वक्त देख रहा था। वो बेड पर आया और जन्नत की तरफ देखने लगा। वो जन्नत को देख कम और घूर ज़्यादा रहा था कि अगर हल्की सी भी जन्नत की पलकें हिले
या ऐसा लगा कि जन्नत जाग रही है, तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन कब उसे देखते देखते वो खुद सो गया, उसे खुद पता नहीं चला। सुबह का वक्त, ठाकुर मैंशन। अरनात और मीठी के बीच कल रात कुछ भी ठीक नहीं था। मेहंदी के फंक्शन से आने के बाद दोनों के बीच एक तनाव सा था। ना ही अरनात मीठी को बुला रहा था और ना ही मीठी अरनात की तरफ अपना एफर्ट दिखा रही थी। वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि अरनात उससे नाराज़ है, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि उसे अरनात की नाराज़गी से फ़र्क पड़ता हो, और ये बात अरनात को बहुत तकलीफ़ दे रही थी। अब सुबह के वक्त अरनात बेड पर सोया हुआ था कि उसे अपने चेहरे पर गीले बाल महसूस हुए। उसने अपनी आंखें खोली तो नज़रें सीधा मीठी के चेहरे पर गईं, जो उसके चेहरे पर झुककर खड़ी थी। एक पल के लिए तो अरनात को ऐसा लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो। वो मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तो तुमसे इतना प्यार है कि मेरे ख्वाबों में भी मुझे तुम दिखाई देती हो, लेकिन तुम्हारे दिल में तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर होता तो हकीकत में हम दोनों इतने पास होकर भी दूर नहीं होते। मीठी उसके चेहरे पर झुककर उसके माथे को चूमकर बोली, दूर हूँ तो पास कर लीजिए। उसकी बात सुनकर अब अरनात की आंखें बड़ी हो गई। वो अपनी जगह पर उठकर बैठा। मीठी पीछे की तरफ हट गई। अरनात कुछ बोलता उससे पहले ही मुस्कुराती हुई मीठी ने साइड टेबल पर रखी हुई ट्रे उठाई और अरनात की तरफ देखते हुए बोली, आपके लिए बेड टी। अरनात अभी भी हैरानी भरी नज़रों से देख रहा था। जिस तरह का रवैया पिछले कुछ दिनों से मीठी का था, अरनात को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि मीठी हकीकत में उसके सामने ये सब कर रही है। तभी मीठी ने अपना हाथ अरनात के हाथ पर रखा तो अरनात एकदम से कांप उठा। उसका दिल ज़ोरों से धक धक करने लगा था। उसे खुद नहीं पता चला वो कब मीठी से इतना ज़्यादा प्यार करने लगा कि मीठी की छोटी छोटी बातें उसे इतना इफ़ेक्ट करने लगी। उसकी आंखों में लाली सी छाने लगी। मीठी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ, आप पियेंगे नहीं क्या? अरनात ने मुस्कुराते हुए चाय का कप उठाया और बोला, क्यों नहीं, तुम लाई हो तो ज़रूर पीऊँगा। मीठी उसकी तरफ देखते हुए बोली, सिर्फ चाय पियेंगे और कुछ नहीं चाहिए आपको? अरनात ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो मीठी उसके चेहरे पर झुकी और उसके गाल को हल्का सा चूम कर बोली, ये आपकी गुड मॉर्निंग विश। अरनात का दिल और भी ज़्यादा ज़ोरों से धड़कने लगा। उसने मीठी की कमर पर अपना हाथ रख दिया था और उसे बड़ी ही हसरत भरी निगाहों से देखने लगा था। मीठी उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर स्वीट, मैं जानती हूँ मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत बेकार हरकतें कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे क्या हो रहा था, लेकिन अब से मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी जिससे आप हर्ट हों। अरनात मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। उसने चाय का कप साइड में रखा और मीठी के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें स्वीट, तुम कभी भी मुझे हर्ट नहीं कर सकती। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, और जिन्हें हम प्यार करें ना, वो बेशक से कुछ भी करें, उनकी वजह से हमारा दिल कभी नहीं दुख सकता। बस नाराज़गी होती है जो दो चार मीठी मीठी बातों से ही चली जाती है। ये बोलते हुए उसने भी मीठी के होठों पर हल्के से अपने होठ रखे और उसे एक छोटी सी किस देकर पीछे की तरफ हो गया। मीठी उसकी इस हरकत पर मुस्कुराई और बेड से उठकर बोली, आप चाय पी लीजिए, तब तक मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। ये बोलकर वो क्लोजेट की तरफ बढ़ गई। अरनात अभी भी उसे देख रहा था, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रहा हो कि ये सच में मीठी ही है ना। कुछ देर बाद अरनात ऑफिस के लिए तैयार हो चुका था और मीठी कमरे में ही थी। हालांकि उन दोनों के बीच चीज़ नॉर्मल हो गई थी,
लेकिन मीठी अरनाथ के करीब आकर भी उसके करीब नहीं आ रही थी। वहीं अरनाथ भी बस उसे ऑब्जर्व कर रहा था। कुछ देर बाद वो ऑफिस के लिए निकलने लगा तो मीठी उसके साथ ही नीचे हॉल में आई और दोनों ने अच्छे से ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद अरनाथ ऑफिस के लिए निकल गया और मीठी वापस अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आते ही उसने तुरंत अपना फ़ोन ऑन किया और उस नंबर पर कॉल किया जिस पर कल उसकी जतिन से बात हुई थी। जतिन ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, मीठी तुरंत बोली, मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है जैसे तुमने मुझसे कहा। अब मैं घर से बाहर निकलूंगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? सामने से जतिन ने कुछ कहा, जिसे सुनकर मीठी ने सिर्फ ओके ओके कहा और कुछ देर बाद उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फ़ोन की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी और एक हल्की मायूसी भी थी, जो शायद इसलिए थी क्योंकि आज बेमन से वो अरनाथ के करीब आई। वहीं दूसरी तरफ राठौर मैंशन सुबह के 11 बजे। सारी तैयारियां शुरू हो चुकी थी क्योंकि आज अमानत और रेयान की हल्दी होने वाली थी। कुछ ही देर में शेखावत फैमिली आने वाली थी और फिलहाल शेखावत फैमिली और ठाकुर फैमिली के अलावा ज़्यादा किसी को इनवाइट नहीं किया गया था क्योंकि हल्दी का फंक्शन काफ़ी प्राइवेट रखा गया था। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर मैंशन में मीठी अपने कमरे में थी और तैयार हो रही थी। उसे जल्द से जल्द घर से बाहर जाना था और घर से बाहर जाने का तरीका था अरनाथ के लिए लंच बॉक्स लेकर जाना। वो खुद को आईने में देखते हुए बोली, अब बस मैं जल्दी से नीचे जाती हूँ और लंच बॉक्स लेकर घर से निकल जाती हूँ। मुझे उस लोकेशन पर पहुँचना है जो मुझे जतिन ने बताई है। मुझे सच पता लगाना है। मुझे भी जानना है कि आखिर अरनाथ मुझसे क्या छुपा रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है वो जो मुझे बताना नहीं चाहते। कुछ तो है ऐसा मेरे अतीत में जो वो मुझसे छुपा रहे हैं और वो जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी वो ये सब बोल ही रही थी कि रूम का दरवाज़ा खुला और अरनाथ अंदर आया। उसने मीठी की आखिरी बात सुनी थी, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। वो मीठी की तरफ देखते हुए बोला, क्या ज़रूरी है तुम्हारे लिए स्वीट? अरनाथ की बात सुनकर मीठी की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत पलटकर अरनाथ की तरफ देखा। उसके चेहरे पर शॉकिंग एक्सप्रेशन साफ नजर आ रहे थे। वो अरनाथ की तरफ देखते हुए बोली, आप यहाँ पर? अरनाथ हल्का सा मुस्कुराया और उसके पास आकर बोला, क्यों, मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था? मीठी हड़बड़ा कर बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है। वो आप अभी थोड़ी देर पहले ही तो ऑफिस गए थे ना, तो मुझे लगा आप शाम को आएंगे। अरनाथ उसकी तरफ देखते हुए बोला, आजकल ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कहाँ खोई हुई हो? कहाँ उलझा हुआ है तुम्हारा दिमाग? मीठी हैरानी से बोली, मतलब क्या क्या मतलब है आपका? अरनाथ हंसा और बोला, क्या तुम्हें मेरा मतलब नहीं पता स्वीट? घर में शादी का माहौल है। अमानत की शादी है। आज उसकी हल्दी है। बेशक से शादी हमारे घर से नहीं हो रही, लेकिन शादी तो है ना। तो आज हम सबको हल्दी में जाना है। ऐसे में मैं ऑफिस कैसे जा सकता था? मैं ऑफिस नहीं गया था, बल्कि ऑफिशियल मीटिंग के लिए कहीं और गया था। मीटिंग खत्म हो गई तो वापस आ गया। ऑफिस से मैंने आज ऑफ ले रखा है। उसकी बात सुनकर मीठी के होश उड़ गए। उसके चेहरे पर पसीना झलकने लगा था, ये सोचकर कि अगर वो घर से बाहर निकल गई और फिर अरनाथ घर वापस आता तो उसे सब सच पता चल जाता। उसे पता चल जाता कि मीठी क्या कर रही है और उसका दिल और विश्वास दोनों टूट जाते। हालांकि मीठी अपना सच पता लगाना चाहती थी, अपने अतीत के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन वो अरनाथ को भी हर्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इतना तो वो भी जानती थी कि अरनाथ उसे प्यार बहुत करता है
ना सिर्फ अरनात बल्कि पूरी फैमिली ही उसे बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट देती है, उसकी बहुत केयर करती है। उसके शॉकिंग एक्सप्रेशंस देखकर अरनात बोला, क्या हुआ तुम्हें? हल्दी पर नहीं जाना? मीठी तुरंत बोली, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे मुझे भी जाना है। मैं क्यों नहीं जाऊंगी हल्दी पर? मैं भी जाऊंगी, वो मैं भूल गई थी। अरनाथ ने अब उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, मैं जानता हूँ तुम भूल गई होगी। तुम्हारी तबीयत सही नहीं है ना? लेकिन अब तो तुम काफी ठीक रहने लगी हो ना स्वीट? क्या अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है? आई मीन, कहीं दर्द तो नहीं होता ना? कहीं कुछ और तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना? मीठी ने तुरंत अपना सिर ना में हिलाया और बोली, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी बात सुनकर अरनाथ मुस्कुराया और अब उसने मीठी को पीछे से हक कर लिया। मीठी एक बार फिर से आईने के सामने हो गई थी। अरनाथ ने उसे आईने में देखना शुरू किया तो मीठी भी आईने में उसे देखने लगी। अरनाथ ने उसके कंधे पर अपना चेहरा रखा और उसकी गर्दन पर हल्के से अपने होंठ चलाकर बोला, अगर पूरी तरह से ठीक हो तो मतलब अब मैं अपना पति होने का हक तुम पर जता सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मीठी की सांसें हलक में अटकने लगीं। वो आईने में ही अरनाथ की तरफ देखते हुए बोली, क्या क्या मतलब आपका? मीठी का सवाल सुनकर अरनाथ मुस्कुराया और उसके पेट पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, क्या तुम्हें मेरा मतलब नहीं पता है स्वीट? मैं कौन से हक की बात कर रहा हूँ? ये बोलते हुए उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई थी और उस इंटेंसिटी से ही मीठी उसकी बात का मतलब समझ चुकी थी। उसका दिल बहुत ज़ोरों से धक धक करने लगा था। वो कुछ बोलती उससे पहले ही अरनाथ ने उसे अपनी तरफ घुमाया और वापस उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, तरस गया हूँ मैं तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ मुझे, लेकिन अब एक अधूरापन सा महसूस हो रहा है। पता नहीं तुम्हें कैसा लगेगा ये जानकर, लेकिन सच में आई वांट यू स्वीट, डेस्परेटली आई वांट यू। मन तो कर रहा है कि अभी तुम पर अपना खूब प्यार लुटाऊं, तुम्हें खूब परेशान करूं। बस डिज़ायर हो रही है मुझे तुम्हारी। पहले कभी नहीं होता था ऐसा, लेकिन नाउ आई वाना फील यू। ये बोलते हुए अरनाथ मीठी के चेहरे पर झुकने लगा और उसकी गर्दन को हल्का हल्का चूमने लगा। अरनाथ के होंठ मीठी को अपनी गर्दन पर महसूस हो रहे थे और उसके खुद के हाथ अरनाथ के कंधे पर कस गए थे। वो भी एक पल के लिए अरनाथ में खोने लगी थी। उसकी हथेलियां अरनाथ की शर्ट को अपनी मुट्ठी में कस रही थी और उसकी सांसें गहरी होने लगी थीं। अरनाथ कुछ देर तक उसकी गर्दन को यूं ही किस करता रहा और फिर अपना चेहरा हल्का सा ऊपर की तरफ उठाकर उसके फड़फड़ाते हुए होठों की तरफ देखने लगा। मीठी की नज़रों में भी उसे बेहद हसरत नज़र आ रही थी और बिना एक पल गवाए उसने मीठी को किस करना शुरू कर दिया। मीठी ने एक गहरी सांस ली और उसकी शर्ट को और भी ज़्यादा कसकर अपनी मुट्ठियों में भींच लिया। अरनाथ उसे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली किस कर रहा था और धीरे धीरे मीठी ने भी उसे रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया था। हालांकि आज सुबह उन दोनों के बीच जिस तरह की बातें हुई, मीठी ने उसे चाय सर्व की और उसे गुड मॉर्निंग विश भी की। वो सब मीठी ने जानबूझकर किया था, लेकिन अब जो उन दोनों के बीच हो रहा था वो बस अपने आप हो रहा था। दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी सॉफ्टली लेकिन डीपली और इंटेंसिटी के साथ किस करते रहे और फिर मीठी की सांसें मुश्किल होने पर अरनाथ ने उसके होठों को छोड़ा। मीठी के होठ एकदम सुर्ख लाल हो चुके थे। अरनाथ उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, जाओ अब जल्दी से तैयार हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो हल्दी पर जाने की जगह मैं तुम्हें हल्दी पर ले जाऊं और हम दोनों ना हल्दी में जा पाएं और फिर ना शादी पर। उसकी बात सुनकर मीठी ने अपना चेहरा हल्का सा झुका लिया
और अपना सिर हाँ में हिलाकर वहाँ से क्लोजेट की तरफ बढ़ गई। अरनाथ ने उसके जाने के बाद एक राहत की सांस ली। आज सुबह उसे बहुत कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे मीठी जो प्यार उस पर जता रही है वो एकदम फेक सा हो। लेकिन अब जिस तरह से मीठी ने उसे किस की वो बहुत अलग था और एकदम जेन्युइन फील हो रहा था, जिसकी वजह से अरनाथ के होठों पर अब मुस्कुराहट तैर रही थी। वहीं दूसरी तरफ राठौर मेंशन अमानत हल्दी के आउटफिट में आईने के सामने तैयार खड़ी थी, लेकिन उसके दिमाग में कल रात की यादें चल रही थी। कल रात ना जाने कब रोती रोती सो गई और शायद रेयान का भी यही हाल हुआ होगा। उसे अभी शादी से बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी। वो एक बार फिर से रेयान से बात करना चाहती थी, लेकिन तभी आरती जी ने कमरे का दरवाज़ा नॉक किया और बोली, मैं अंदर आ जाऊं? अमानत ने जैसे ही उनकी आवाज़ सुनी, उसने तुरंत पलटकर उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ, आइए ना दादी, अंदर आइए। आरती जी अंदर की तरफ आई और अमानत की तरफ देखते हुए बोली, बहुत खूबसूरत लग रही हो। अमानत सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। येलो और पिंक कलर के उस ब्राइट आउटफिट में अमानत सच में एकदम कहर ढा रही थी। तभी आरती जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम खूबसूरत तो बहुत लग रही हो, लेकिन एक चीज़ की कमी है। अमानत ने तुरंत पलटकर आईने की तरफ देखा और अपने चेहरे को ध्यान से देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस चीज़ की कमी है। तभी आरती जी उसे देखते हुए बोली, जो कमी तुम ढूंढ रही हो, मैं उस कमी की बात नहीं कर रही। मैं जिस कमी की बात कर रही हूँ वो है तुम्हारे चेहरे पर खुशी। उनकी बात सुनकर अमानत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पलटकर उनकी तरफ देखा, लेकिन उनकी नज़रों से वो अपनी नज़रें मिला नहीं पाई और उसने अपना चेहरा हल्का सा झुका लिया। आरती जी ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, मैं जानती हूँ वो खुशी तुम्हारे चेहरे से क्यों गायब है। रेयान शायद तुमसे प्यार नहीं करता इसलिए ना। अमानत की आंखों से आंसू बहने लगे। आरती जी कुछ सोचते हुए बोली, पहले मुझे लगा शायद रेयान तुमसे प्यार करता है, इसलिए उसने तुमसे इस तरह से शादी की। लेकिन धीरे धीरे उसके बिहेवियर को नोटिस किया तो उसका बिहेवियर थोड़ा अलग लगा मुझे। जो इंसान प्यार करता है उसकी आंखों में जो चमक होती है वो अपने साथी को देखते ही और भी ज़्यादा खिल जाती है। लेकिन रेयान की आंखों में मुझे वो चमक नहीं दिखाई देती। हाँ, तुम्हारे लिए फ़िक्र दिखाई देती है, तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट दिखाई देती है, लेकिन वो प्यार वाली चमक वो गायब है। और अब तुम्हारा चेहरा भी बिल्कुल वैसा ही है। खूबसूरत तो तुम बहुत लग रही हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं है। तुम इस शादी से खुश नहीं हो क्या? अमानत जो अब तक खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, अब वो खुद को संभाल नहीं पाई और रोने लगी। उसे रोते हुए देख आरती जी हैरान रह गई। अमानत रोते हुए बोली, मैं कैसे खुश रहूं दादी? आप ही बताइए, मैं कैसे खुश हो जाऊं जब रेयान मुझसे ये शादी तो कर रहा है, लेकिन उसकी मर्जी इसमें शामिल नहीं है, उसकी खुशी इसमें शामिल नहीं है। आप सही कह रही हैं, वो किसी और से प्यार करता है। उसने मुझे बताया भी था कि वो किसी और से प्यार करता है, लेकिन मैं कभी जान नहीं पाई कि आखिर वो लड़की कौन थी। और फिर हम दोनों की शादी, उसके बाद रेयान का बिहेवियर। आप सच कह रही हैं, वो मेरी बहुत केयर करता है और इस बच्चे की भी बहुत बहुत ज़्यादा केयर करता है, लेकिन प्यार, वो मुझसे प्यार नहीं करता। आरती जी उसे देखते हुए बोली, और तुम, क्या तुम उससे प्यार करती हो? क्या तुम उसे अपना पति मानती हो? उनका सवाल सुनकर अमानत का दिल धक सा रह गया। अमानत को समझ नहीं आ रहा था कि वो आरती जी को क्या जवाब दें। तभी आरती जी मुस्कुराई और बोली, मुझे बस इतना बताओ कि क्या तुम ये शादी करना चाहती हो?
क्या तुम्हारे दिल में रेयान के लिए कुछ है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम कभी रेयान की बीवी बन पाओगी? अमानत ने नजरें उठाकर उनकी तरफ देखा और एकदम सिसक भरी आवाज में बोली, मैं ये शादी करना चाहती हूँ। मैं रेयान की बीवी बनना चाहती हूँ। मैंने हमेशा रेयान को एक दोस्त के नज़रिया से देखा था, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी शादी के बाद से मेरा उसे देखने का नज़रिया बदलने लगा। वो जिस तरह से मेरी केयर करता है ना, वो सच में बहुत अलग है। वो दोस्त बहुत अच्छा था, लेकिन पति पता नहीं वो कभी मेरा बन पाएगा या नहीं। लेकिन मेरे बेबी का फादर शायद उससे बेहतर कोई नहीं बन सकता। अमानत की बात सुनकर अब आरती जी के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। वो अमानत की बलाएं लेकर बोली, अब जल्दी से अपने चेहरे पर खुशी लाओ, क्योंकि अगर एक पत्नी एक शादी को निभाना चाहती है ना, तो पति मजबूर हो जाता है उस शादी को अपनाने के लिए। एक पत्नी के प्यार में बहुत ताकत होती है अमानत, और बस तुम्हें उस प्यार को अपनी ताकत बनाना है। पिछली जिंदगी में जो भी हुआ सब भूल जाओ, और रेयान को इस कदर चाहना कि अगर उसके दिल में किसी और के लिए चाहत भी हो ना, तो वो तुम्हारी चाहत के आगे फीकी पड़ जाए। उनकी बात सुनकर अमानत को हिम्मत सी मिल रही थी। दिल तो उसका भी रेयान को चाहने लगा था, इस बात से वो इनकार नहीं कर सकती थी। और अब आरती जी की बातें सुनते हुए उसे और भी ज़्यादा अच्छा महसूस होने लगा था। आरती जी उसे देखते हुए बोली, अब चलो जल्दी से नीचे, सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये बोलकर वो अमानत को अपने साथ नीचे की तरफ ले आई। वहीं दूसरी तरफ से खावत मेंशन, आहान का कमरा। जन्नत ड्रेसिंग रूम में थी और उसे ड्रेसिंग रूम में तकरीबन आधा घंटा हो चुका था, लेकिन वो अभी तक ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं निकली थी। और बाहर खड़ा आहान इस वक्त गुस्से से पागल हो रहा था। वो कब से जन्नत का इंतज़ार कर रहा था। उसे हल्दी के फंक्शन के लिए निकलना था, और सबसे ज़्यादा बेसब्री तो उसे उस येलो कलर के लहंगे में जन्नत को देखने को हो रही थी, जो जन्नत थोड़ी देर पहले अपने हाथ में लिए घूम रही थी। लेकिन फिलहाल सिर्फ और सिर्फ आहान का इंतज़ार बढ़ता जा रहा था। जन्नत उसके सामने नहीं आ रही थी, लेकिन आहान तो आहान से खावत है, जिसमें सब्र नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। खुद पर कंट्रोल खोते हुए वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा, और जैसे ही वो ड्रेसिंग रूम में आया, सामने जन्नत की तरफ देखते हुए उसकी सांसें जैसे एकदम से रुक गई हों। जन्नत आईने के सामने खड़ी थी और अपनी ब्लाउज़ की डोरियों को बांधने की कोशिश कर रही थी। उसकी गोरी पीठ पूरी साफ नजर आ रही थी, जिन्हें सिर्फ वो दो डोरियां संभालने वाली थी। लेकिन जन्नत उन डोरियों को नहीं संभाल पा रही थी। आहान का दिल जोरों से धक धक करने लगा। जन्नत ने जैसे ही कदमों की आहट सुनी, उसने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा। अपने सामने आहान को देखकर उसके हाथ एकदम से ढीले पड़ गए और वो ब्लाउज हल्का सा नीचे की तरफ सरक गया। लेकिन वो ज़्यादा नीचे जाता उससे पहले ही जन्नत ने तुरंत उसे संभाला। एक तरफ वो अपना ब्लाउज संभाल रही थी और दूसरी तरफ संभाल रही वो अपनी धड़कनें, जो आहान को देखकर बेतहाशा दौड़ने लगी थी। आहान इस वक्त वाइट कलर के कुर्ता पजामा में एकदम कहर ढा रहा था। उसकी कसी हुई बॉडी और उसकी ब्रॉड एंड हल्के इमर्ज चेस्ट कुर्ते के अंदर से जिस तरह झांक रही थी, उसे देखते हुए जन्नत को अपने सीने में हलचल होती हुई महसूस होने लगी थी। आहान धीमे धीमे कदमों से उसके पास आया। जन्नत लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ बोली, आप यहाँ पर? आहान ने उसके सीने की तरफ देखा और बोला, मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। जन्नत ख्यालों में खोई हुई बोली, किसका? आहान ने तिरछी नज़रों से उसे देखते हुए कहा, तुम्हारा और किसका करूँगा?
ये बोलकर उसने एक बार फिर से जन्नत के सीने की तरफ देखना शुरू कर दिया तो जन्नत ने अब खुद को और भी ज़्यादा अच्छे से कवर करना शुरू कर दिया। अहान उसके और भी ज़्यादा करीब होने लगा। जन्नत ने पीछे की तरफ कदम लेना शुरू किया तो वो पीछे मिरर से लग गईं। उसकी वो गहरी गहरी सांस जो उसके सीने में उथल पुथल मचा रही थी वो अहान को उसकी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगी। अहान ने उसके बिल्कुल करीब आकर उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और अपनी उंगलियों से हल्का दबाव बनाकर बोला, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो रही हो? ब्लाउज की डोरियां नहीं बंध रही क्या? जन्नत ने अपना सिर हल्का सा हाँ में हिलाया। अहान उसे इंटेंस नज़र से देखते हुए बोला, मैं हेल्प कर दूं? जन्नत कांपती आवाज़ में बोली, आपको डोरियां बांधनी आती है क्या? अहान मुस्कुराते हुए बोला, सिर्फ बांधना ही नहीं, खोलनी भी आती हैं, पर फिलहाल बांधने की ज़रूरत है तो बांध दूंगा। ये बोलकर उसने जन्नत को अपनी तरफ खींचा तो जन्नत सीधे उसके सीने से लग गई। उसके हाथ अहान के कंधे पर कस गए थे और चेहरा बेहद लाल होने लगा था। अगले ही पल अहान ने अपनी उंगलियां उसके पेट पर चलाते हुए उसे अपनी तरफ घुमा लिया तो जन्नत अब आईने की तरफ पलट गई। जन्नत की सांस और भी ज़्यादा गहरी होने लगी। अहान ने उसे बिल्कुल आईने के साथ लगाया और उसकी कमर और उसकी पीठ को देखने लगा। उसकी पीठ जो हल्की हल्की अंगड़ाई ले रही थी। अहान ने अपनी उंगलियों से उसके ब्लाउज की डोरियों को पकड़ा और उन्हें देखते हुए जन्नत से बोला, तुम्हें लगता है ये नाजुक सी डोरियां इतने हैवी ब्लाउज को संभाल लेंगी? उसका सवाल सुनकर जन्नत के होश उड़ गए। वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, ये ऐसे ही होती हैं। अभी वो बोल रही थी कि अहान ने उन डोरियों को खींचा। जन्नत के कंधे एकदम से पीछे की तरफ हुए और फिर आगे की तरफ हुए तो अगले ही पल अहान के होंठ उसे अपनी पीठ पर महसूस होने लगे। जन्नत के हाथ आईने पर थे, लेकिन अब उसने अपने हाथों से अपने लहंगे को कसकर अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया। अहान के होंठ उसे अपनी पूरी पीठ पर चलते हुए महसूस होने लगे थे। अहान बड़ी ही शिद्दत से जैसे उसकी पीठ के हर एक कोने को चूम रहा था। जन्नत गहरी गहरी सांस लेने लगी। अहान उसकी पीठ पर किस करते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि ये डोरियां तुम्हारे ब्लाउज को संभाल पाएंगी, बहुत हैवी है ना ये बोलते हुए उसने अपना हाथ अब आगे की तरफ बढ़ा दिया तो अहान की उंगलियां अब जन्नत को अपने पेट पर महसूस होने लगी। वो थोड़ा मचलने लगी थी। वो एकदम गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं अहान? हमें हमें हल्दी में जाना है। अहान अपनी उंगलियों को थोड़ा ऊपर की तरफ लेकर जाते हुए बोला, तो मैंने कब कहा कि हमें मेहंदी में जाना है? जन्नत तुरंत बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं हल्दी में जाने का बोल रही हूँ, क्योंकि हमें देरी हो रही है। अहान अपनी उंगलियों को अब थोड़ा और ऊपर लेकर जाते हुए बोला, तो इस देरी को ख़त्म कर देते हैं ना? ये बोलते हुए उसने अपना पूरा हाथ जन्नत के सीने पर रख दिया तो जन्नत की आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि अहान का हाथ जन्नत के ब्लाउज़ के ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से उसके बदन को छू रहा था। उसका वो नाजुक सा बदन अहान के एकदम कड़क हाथों में दब रहा था। जन्नत सिसकी लेते हुए बोली, मुझे मुझे दर्द हो रहा है अहान। अहान इंटेंस वॉइस में बोला, कितना दर्द हो रहा है? जन्नत एक बार फिर से वही सिसकियां लेते हुए बोली, बहुत बहुत दर्द हो रहा है। अहान अपने हाथों से जन्नत के सीने को दबा रहा था और जन्नत की सिसकियां अब और भी ज़्यादा तेज़ होने लगी थी। जन्नत उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसका जिस्म अभी इन सब चीज़ों के लिए इतना भी तैयार नहीं था। ये सब उसके साथ पहली बार हो रहा था और जितनी बेताबी और सिहरन थी उतनी ही ज़्यादा बेचैनी और दर्द भी था।
अचानक ही वो आहान की तरफ पलट गई तो आहान जो पूरा मदहोशी में डूबा हुआ था, उसे किसी ने ऐसे उस मदहोशी से निकाला जैसे बिस्कुट चाय को दिखाकर बिना चाय में डुबोए ही निकाल लेना। जन्नत की गहरी सांसें अभी भी नॉर्मल नहीं हुई थी। आहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या? जन्नत ने उसे हल्का सा धक्का देकर खुद से अलग किया और बोली, हमें हल्दी में जाना है, लेट हो रहे हैं, हम चलते हैं। आहान हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। जन्नत के हाथ अपनी पीठ पर गए तो उसे महसूस हुआ कि उसकी डोरियां बंधी हुई हैं। जब आहान ने उसकी डोरियों को खींचा था, तभी उसने उसकी डोरियों को बांध दिया था। जन्नत अपनी नज़रें इधर उधर चुराते हुए तुरंत ड्रेसिंग रूम से चली गई तो आहान ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। अंदर एसी चल रहा था, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। एक गहरी सांस उसने अपनी गर्दन की तरफ छोड़ी और फिर ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद भी जन्नत के रोंगटे खड़े हुए थे। वो अभी भी अपनी सांसों को नॉर्मल नहीं कर पाई थी। आहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, चलें? जन्नत नज़रें झुकाकर बोली, हाँ हाँ। ये बोलते हुए उसने अपना पर्स उठाया और तुरंत रूम से बाहर चली गई। आहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, कब तक दूर भागोगी? आना तो तुम्हें मेरे ही पास पड़ेगा मिस हेवन। देखता हूँ कब तक खुद को मुझसे दूर रखती हो। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर हल्की हल्की डेविल स्माइल थी और आंखों में एक अलग ही पैशन नज़र आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ अक्षर और प्याली राठौर मैंशन पहुँचे और गाड़ी से बाहर निकलकर आगे की तरफ आए। अभी भी उन दोनों के बीच का तनाव खत्म नहीं हुआ था। जहाँ एक तरफ अक्षर के इरादे क्या थे, ये किसी को नहीं पता था, वहीं दूसरी तरफ प्याली अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो करे क्या। तभी उसने अक्षर की तरफ देखा, जो गाड़ी से निकलकर बिना उसे अपने साथ लिए ही अंदर की तरफ जा रहा था। प्याली उसे देखते हुए बोली, मुझे लगता है अब आपको मेरी बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं मिस्टर शेखावत। मैं यूं ही आपके साथ रह रही हूँ, पर क्या करूँ, आपसे दूर जाने का ख्याल ही मुझे अंदर तक तोड़ रहा है। पता नहीं कैसे रह पाऊंगी मैं आपसे दूर। अभी वो खुद से ये सब बातें कर ही रही थी कि तभी एक छोटा सा लड़का उसके सामने आकर खड़ा हुआ। प्याली सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। तभी उस लड़के ने आगे बढ़कर प्याली का हाथ पकड़ा और उस पर एक चिट रख दी। प्याली की आंखें बड़ी हो गईं। वो उस लड़के से कुछ बोलती, उससे पहले ही वो लड़का वहां से जा चुका था। प्याली ने उस चिट को खोल कर देखा तो उस पर लिखा था, बहुत खूबसूरत लग रही हो। प्याली की आंखें बड़ी हो गईं। कोई उसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन कौन? क्या ये अक्षर है? ये सोचते हुए उसके रोंगटे खड़े होने लगे थे। लेकिन अगर ये अक्षर नहीं कोई और है तो? ये सोचते हुए अब उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो खुद से बोली, अक्सर मुझे इस तरह से ये स्लिप क्यों भेजेंगे? अभी वो बोल ही रही थी कि तभी उसने यूं ही उस स्लिप को गौर से देखा तो उस पर नीचे की तरफ भी कुछ लिखा था, तुम्हें देखने से बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम एक बच्चे की माँ हो और दो दो शादियां हुई हैं तुम्हारी। सॉरी, दो नहीं, 3। पर क्या तुम्हारे पति को पता है ये सब कुछ? प्याली के होश उड़ गए। उसने तुरंत अपने आसपास देखा। डर से उसका चेहरा कांपने लगा था और गला सूखने लगा था। जब उसे अपने पास कोई नज़र नहीं आया तो जल्दी से उसने उस स्लिप को बुरी तरह से फाड़ दिया और एक बार फिर से अपने आसपास देखने लगी। वो खुद से बोली, ये मुझे किसने भेजा? किसे पता है यहाँ पर कि मेरी 2 शादियाँ हुई हैं? मेरे किट्टू के बारे में यहाँ पर कैसे किसी को पता चला? अगर ये मिस्टर शेखावत को पता चल गया तो वो तो पहले ही मुझसे ढंग से बात नहीं कर रहे, मुझसे दूर जा रहे हैं, और फिर उन्हें ये सब पता लगा तो वो छोड़ देंगे मुझे। ये बोलते हुए
उसकी आंखों से नमी बहने लगी। तभी उसके बिल्कुल करीब आकर अहान और जन्नत की गाड़ी रुकी। जन्नत जैसे ही अपनी गाड़ी से बाहर निकली, उसकी नज़र प्याली पर गई। अहान जो जन्नत की तरफ आ रहा था, जन्नत को प्याली की तरफ देखते हुए देखा तो बोला, क्या हुआ? ये बोलते हुए उसने प्याली पर नज़र डाली। जन्नत बिना अहान की तरफ देखते हुए बोली, आप चाहिए हान, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत प्याली की तरफ बढ़ गई। क्या हुआ भाभी? ये बोलते हुए जब जन्नत ने प्याली के कंधे पर अपना हाथ रखा तो प्याली एकदम से कांप उठी। वो हैरानी से जन्नत की तरफ देखने लगी, लेकिन अगले ही पल उसने अपने एक्सप्रेशन चेंज किए और हड़बड़ा कर बोली, कुछ कुछ नहीं हुआ, सब सब ठीक है, कुछ भी तो नहीं हुआ। क्यों, कुछ होना था क्या? जन्नत हल्का सा मुस्कुराई और बोली, नहीं, ऐसा कुछ खास तो नहीं होना था। आपको यहाँ पर खड़े देखा तो आपके पास आ गई। आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। प्याली ने तुरंत अपने माथे पर अपना हाथ रखा जो पूरा पसीने से भरा हुआ था। वो तुरंत बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक है। अंदर हल्दी की रस्म शुरू हो गई होगी, हमें अंदर चलना चाहिए। ये बोलकर वो तुरंत अंदर की तरफ चली गई और जन्नत अपनी जगह पर खड़ी हैरानी से उसे देखती रही। वहीं दूसरी तरफ अहान जो अंदर था, लेकिन उसकी नज़रें एंट्री गेट पर थी। जब उसने प्याली को अकेले आते हुए देखा तो हैरानी से बोला, जन्नत कहाँ रह गई? वहीं दूसरी तरफ जन्नत कुछ सोचते हुए बोली, मुझे अक्सर भाई से बात करनी होगी। मुझे प्याली भाभी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। अंदर गार्डन एरिया में अमानत और रेयान दोनों एक दूसरे के साथ बैठे थे और सामने ही आरती जी अपने हाथों में हल्दी से भरा हुआ बाउल लेकर खड़ी थी। उन्होंने वो बाउल नीचे की तरफ रखा और फिर तारा की तरफ देखते हुए बोली, हल्दी की रस्म की शुरुआत तुम करोगी? तारा बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, मुझे हल्दी से एलर्जी है, आप ये रस्म किसी और से करवा लीजिए। ये बोलकर वो पीछे की तरफ हट गई। आरती जी ने घूरते हुए उसे देखा तो तारा तुरंत बोली, प्लीज़ मॉम, इस बार नहीं। आप लोगों को ये हल्दी सेलिब्रेट करनी है तो आप कीजिए, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी और मेरे साथ ज़बरदस्ती मत कीजिए। तभी अचानक से अमानत बोली, क्या इस हल्दी की रस्म की शुरुआत मैं खुद नहीं कर सकती? उसका सवाल सुनकर मन्नत, अति, आरजू, आरती जी सब हैरानी से उसे देख रही थी। अमानत हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मुझे रेयान को हल्दी लगाने का मन कर रहा है। रेयान ने भी सवालिया नज़रों से उसे देखा। अमानत तुरंत बोली, मुझे नहीं पता मुझे तुम्हें हल्दी लगाने की क्रेविंग क्यों हो रही है, लेकिन शायद मुझे नहीं, बेबी को हो रही है। अगर तुम्हें नहीं लगवानी तो इट्स ओके, मैं नहीं लगाऊंगी, कोई और शुरू कर देगा ये रस्म। ये बोलकर अमानत ने अपना चेहरा झुका लिया। वहीं बेबी का नाम सुनकर रेयान एकदम से पिघल गया। कोई और कुछ बोलता उससे पहले ही रेयान बोला, अगर अमानत का मन है मुझे हल्दी लगाने का तो मुझे पहले हल्दी अमानत लगाएगी। रेयान की बात सुनकर अमानत, जिसने अपना चेहरा नीचे की तरफ झुकाया हुआ था, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो मन ही मन बोली, मैं जानती थी मुझे तो बेशक से तुम मना कर दो, लेकिन बच्चे को मना नहीं कर पाओगे। और इस हल्दी की रस्म की शुरुआत मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि ये सिर्फ हल्दी की रस्म की शुरुआत नहीं, मेरी तरफ से तुम्हारी पत्नी बनने की शुरुआत है रेयान, जो मैं पूरे दिल से करना चाहती हूँ। ये बोलकर उसने रेयान की तरफ देखा। आरजू मुस्कुराते हुए बोली, तो जल्दी से करो, हम सब लाइन में खड़े हैं, हमें भी तो हल्दी सेलिब्रेट करनी है। तक्षक जो अभी अभी वहां पर आया था, वो जल्दी से बोला, ओह रियली, तुम्हें हल्दी सेलिब्रेट करनी है? उसकी बात सुनकर आरजू के रोंगटे खड़े हो गए। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था। वहाँ सब जानते थे कि शेखावत फैमिली या
फिर ठाकुर और राठौर फैमिली में हल्दी कैसे सेलिब्रेट होती है। सबके चेहरे पर इस वक्त मंद मंद सी मुस्कुराहट थी और आरजू तक्षक को घूरते हुए देख रही थी, जो उसे हल्दी की तरफ देखते हुए कुछ इशारा कर रहा था। आरजू ने उसे नज़रों ही नज़रों में खा जाने का इशारा किया तो तक्षक अब गुस्से से देखते हुए वहां से चला गया। आरजू के चेहरे पर अब अलग ही बेचैनी सी नजर आने लगी थी। अमानत ने बाउल से अपने हाथ में हल्दी ली और अपना हाथ रेयान की तरफ बढ़ाया। तभी अचानक से आरती जी बोली, लो आ गई जन्नत भी। अगर जन्नत पहले यहाँ पर होती तो रेयान और अमानत को सबसे पहले हल्दी जन्नत ही लगाती। जन्नत, जो अभी अभी वहाँ पर आकर खड़ी हुई थी, वो आरती जी की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तो क्या मुझे आने में देरी हो गई? वहीं जन्नत का नाम सुनकर ही अमानत का हाथ खुद ब खुद रुक चुका था। रियान की नज़रें जन्नत की तरफ उठी हुई थी। जन्नत अमानत की तरफ देखते हुए बोली, अगर आप बुरा ना माने दी तो क्या आपको हल्दी पहले मैं ही लगाऊं? जन्नत की बात सुनकर रेयान का दिल जोरों से धक धक